नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा है कि आप सभी ने पुरानी वीडियो देख ली होगी जिसका विषय था हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं भाग 1। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं भाग 2, जो कि हमने पिछली वीडियो में प्रेमचंद पूर्व उपन्यास प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, यह पोर्शन हम पढ़ रहे थे और उस पोर्शन में हम लोग पहुंचे थे साम्यवादी उपन्यास तक। आज का अभी हमारा आगे का पोर्शन है ऐतिहासिक उपन्यास। तो आइए चलते पुस्तक का वाचन आगे बढ़ाते हैं। ऐतिहासिक कृति की रचना में लेखक को इतिहास की गहन जानकारी और उसके रचनात्मक कौशल का परिचय भी आवश्यक है। प्रेमचंद युग में ऐतिहासिक रचनाओं के कुछ संकेत मिलते हैं, पर प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में यही रूप प्रमुखता से उभरा। ऐतिहासिक कथा साहित्य की रचना करने वाले उपन्यासकारों में आचार्य चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांकृत्यायन का नाम उल्लेखनीय है। कृपया यहाँ पर नोट कर लीजिए कि ऐतिहासिक कथा के रचनाकार हैं, उनके नाम दिए हुए आचार्य चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांकृत्यायन। आगे है, वृंदावन लाल वर्मा जी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों कचनार, अचल मेरा कोई, माधवजी सिंधिया, झांसी की रानी, मृगनयनी में भारत के अतीत को मूर्तिमान किया है। कृपया नोट कर लीजिए, वृंदावन लाल जी के ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। एक है कचनार, अचल मेरा कोई, माधवजी सिंधिया, झांसी की रानी, मृगनयनी। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से वृंदावन लाल वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यास हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आगे है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री के वयम रक्षामः में प्राग्वैदिक नागदेव दैत्य दानव जाति का वर्णन हुआ है। कृपया इसे भी नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि आचार्य चतुर्वेद शास्त्री जी का कौन सा ऐसा ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें प्राग्वैदिक नागदेव दैत्य दानव जाति का वर्णन हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वयम रक्षमाः। तथा सोमनाथ में गजननी द्वारा सोमनाथ मंदिर के ध्वस्त किए जाने वाले ऐतिहासिक घटना का उल्लेख हुआ है। इसके साथ उपन्यास रक्त की प्यास, अमर सिंह, सोना और खून, वैशाली की नगरवधु आदि भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही निर्मित हुए हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की भारतीय पुरातन इतिहास और संस्कृति के प्रति जो अगाध आस्था थी, यही आस्था रचनात्मक स्तर पर ऐतिहासिक उपन्यासों के रूप में प्रकट हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा बाणभट्ट की आत्मकथा में अपनी ऐतिहासिक औपन्यासिक प्रतिभा का परिचय दिया। कृपया नोट कर लीजिए, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों के यहाँ पर नाम दिए हैं। एक है चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। मिथकों के माध्यम से समलंकृत शैली में उन्होंने अतीत भारतीय वैभव का चित्रण इन कृतियों में किया है। अतीत के प्रति अभिन्न मोह और भविष्य के प्रति अचल स्थान उनकी कृतियों में झलकती है। इन उपन्यासकारों के अतिरिक्त राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव, यादवेंद्र शर्मा, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, बालशौरी रेड्डी आदि ने अपनी अपनी ऐतिहासिक औपन्यासिक कृतियों से हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया है। आगे है सामाजिक उपन्यास। साहित्य को समाज से संपृक्त करके प्रेमचंद की अगली पीढ़ी के उपन्यासकारों ने अपना मार्ग प्रशस्त कर दिया था। प्रेमचंद के बाद विभिन्न सामाजिक समस्याओं को लेकर कई उपन्यास लिखे गए। इस प्रकार के उपन्यासकारों में उपेंद्रनाथ अश्क, अमृतलाल नागर, भगवती शरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी और उदय शंकर भट्ट प्रमुख है। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद के बाद परवर्ती उपन्यासकारों के नाम लिखिए, तो इनमें से प्रमुख है उपेंद्रनाथ अश्क, अमृतलाल नागर, भगवती शरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी और उदय शंकर भट्ट। उपेंद्रनाथ अश्क ने तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का चित्रण अपनी कई उपन्यासों में किया है।
उनके उपन्यासों में सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गरम राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर आदि उल्लेखनीय हैं। कृपया नोट कर लीजिए, उपेंद्रनाथ अश्क जी के उपन्यासों के नाम यहाँ पर दिए हैं। एक है उनके उपन्यासों में सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गरम राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर। सितारों के खेल चित्रपट रंगमंच से जुड़े पात्रों के रोमानी उपन्यास है। गिरती दीवारें में उन्होंने निम्न मध्यम वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हुए दाम्पत्य जीवन की विसंगतियों पर प्रकाश डाला है। इनके प्रत्येक उपन्यास का नायक चेतन है। चेतन भारतीय मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ के सामाजिक परिदृश्य को प्रस्तुत करने में सहायक बनता है। कृपया नोट कर लीजिए कि भारतीय मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए उपेंद्रनाथ अश्क जी ने किसे अपना पात्र बनाया है। इसका नाम है चेतन। पत्थर अल पत्थर में अश्क जी ने कश्मीरी घाटी की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का चित्रण किया है। भगवती शरण वर्मा ने चित्रलेखा, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र आदि रेखा आदि उपन्यास लिखे। कृपया नोट कर लीजिए, भगवती शरण वर्मा द्वारा लिखे उपन्यासों के नाम यहाँ दिए गए हैं। उनमें से है चित्रलेखा, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र और रेखा आदि उपन्यास। इनमें से चित्रलेखा उपन्यास से इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। पूछा जा सकता है कि इनमें से भगवती शरण वर्मा जी को कौन से उपन्यास से काफ़ी प्रसिद्धि मिली, तो इसका सही उत्तर है चित्रलेखा। इनमें पाप पुण्य की समस्या को रोचक नाटकीय शैली में प्रस्तुत किया गया है। अमृतलाल नागर जी व्यक्ति और समाज के अन्योन्याश्रित संबंध को लेकर बूंद और समुद्र जैसे प्रतीकात्मक उपन्यास की रचना की। उदय शंकर भट्ट ने सागर, लहरें और मनुष्य में मछुआ जाति का समाज परक चित्रण तथा डॉक्टर शेफाली में अविवाहित स्वतंत्र नारी के घुटन व अवसाद का चित्रण किया है। कृपया नोट कीजिए, अमृतलाल नागर जी के उपन्यास का नाम दिया है बूंद और समुद्र। उदय शंकर भट्ट जी के उपन्यास का नाम दिया है सागर, लहरें और मनुष्य। आगे है, इस प्रकार इन उपन्यासकारों ने भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं का चित्रण करते हुए इनके परिष्कार का रचनात्मक प्रयत्न किया। स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास, यानी कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी उपन्यास में क्या क्या बदलाव हुए, क्या हुआ। स्वतंत्रता की प्राप्ति, संविधान का निर्माण, ये घटनाएं इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्होंने देश और समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। व्यक्ति स्वतंत्र को केंद्र में रखकर कई उपन्यास इस समय में लिखे गए। स्वतंत्रोत्तर प्रमुख उपन्यासकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, धर्मवीर भारती, फणीश्वर रेणु, नागार्जुन, राजेंद्र अवस्थी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर राम दशरथ मिश्र, डॉक्टर विवेकी राय मार्कंडेय आदि कथाकारों की विशाल संख्या है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आंचलिक कथा साहित्य है। आंचलिक उपन्यास की अपनी क्षेत्रीय सीमाएं हैं। देश के किसी प्रांत लेकर हूबहू वहाँ के समाज संस्कृति का वर्णन वहाँ की भाषा में इनमें किया जाता है। आंचलिक उपन्यासों का सूत्रपात फणीश्वर रेणु के मैला आंचल 1954 से हुआ। कृपया नोट कर लीजिए, फणीश्वर रेणु का कौन सा उपन्यास है मैला आंचल, और वह कौन से वर्ष में लिखा गया, 1954 में। इसके बाद राजेंद्र अवस्थी, नागार्जुन, डॉक्टर राही मासूम रजा, विवेकी राय मार्कंडेय आदि लेखकों द्वारा कई आंचलिक उपन्यास लिखे गए। रेणु ने 3 उपन्यासों की रचना की, मैला आंचल, परती परिकथा और जुलूस। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि इनमें से फणीश्वर रेणु जी के उपन्यास कौन कौन से हैं। एक है मैला आंचल, परती परिकथा और जुलूस। इसमें बिहार प्रदेश की समाज संस्कृति का रोचक चित्रण प्रस्तुत किया गया है।
राम दशरथ मिश्र के उपन्यास जल टूटता हुआ में पूर्वी प्रदेश के आर्थिक जीवन की दयनीय स्थिति का वर्णन हुआ है। कृपया नोट करें, राम दशरथ मिश्र के उपन्यास जल टूटता हुआ। विद्यार्थी मित्रों, आपसे यह आग्रह है कि यदि आपको लगता है कि मैं फास्ट चल रही हूँ तो कृपया आप इस वीडियो को पॉज करते हुए अपने नोट्स बनाते चलिए। ध्यान से उपन्यासकारों के नाम सुनिए और उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों को नोट करते चलिए। आगे है, कहानी और कविता के समान उपन्यास विधा में नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि धर्मवीर भारती के उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा में भिन्न भिन्न पात्रों की अलग अलग कहानियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास हुआ है। कृपया नोट कर लीजिए, धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। ऐसा ही एक सहयोगी उपन्यास राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी ने मिलकर 1 इंच मुस्कान की रचना की है। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी, इनका प्रेम विवाह हुआ था और इनकी जो पुत्री थी उसका नाम रचना था। इसी पर आधारित, इनकी जीवन गाथा पर ही आधारित 1 इंच मुस्कान, इसकी रचना की गई थी। 11 सपनों का देश में विभिन्न लेखकों के विचारों को उपन्यास का रूप दिया गया। सहयोगी उपन्यास के साथ साथ हिंदी में लघु उपन्यासों की परंपरा चल रही है। इस उपन्यास में सूर्यबाला के लघु उपन्यास मेरे संधि पत्र, राम दशरथ मिश्र का रात का सफर आदि का उल्लेख है। कृपया नोट करें कि सहयोगी उपन्यासों के जो यहाँ नाम दिए हैं उसमें एक है 1 इंच मुस्कान, आगे है सूर्यबाला के लघु उपन्यास जिसका नाम है मेरे संधि पत्र, और राम दशरथ मिश्र जी का लघु उपन्यास है रात का सफर। आगे, स्वतंत्रता के बाद का भ्रम यंत्रीकरण तथा बौद्धिकता के अतिरिक्त से उपजी मनस्थिति को रेखांकित करते हुए उपन्यास लिखे गए, जिनमें व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना का प्रखर स्वर ध्वनित होता है। ऐसे उपन्यासकारों की श्रृंखला में मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, गिरिराज किशोर, मधुकर गंगाधर, देवेश ठाकुर आदि का नामोल्लेख किया जा सकता है। मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल उपन्यास में आस्थाहीन समाज और त्रिशंकु जीवन की जी रहे मनुष्यों का चित्रण किया है। कृपया नोट करें कि इन उपन्यासों के उपन्यासकार कौन हैं। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, इसके उपन्यासकार हैं मोहन राकेश। आगे है, राजकमल चौधरी के उपन्यास मछली मरी हुई में स्त्रियों के समलैंगिक यौन सुख का चित्रण हुआ है। कृपया नोट कर लीजिए, राजकमल चौधरी के उपन्यास का नाम क्या है? मछली मरी हुई। मन्नू भंडारी के आपका बंटी में पति पत्नी के टूटते संबंध का परिणाम भोगते हुए संतान का चित्रण हुआ है। कृपया नोट करें, यह हमारे नेट की सिलेबस में भी है। आपका बंटी, जिसमें कि पति पत्नी के टूटते संबंधों का परिणाम भोगते हुए संतान का चित्रण किया हुआ है। उषा प्रियमवदा के उपन्यास 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकेगी नहीं राधिका में नौकरी पेशा अविवाहित नारी के अंतर्बाह्य जीवन संघर्ष का चित्रण हुआ है। कृपया नोट करें, उषम प्रियवंदा के उपन्यासों का नाम यहाँ पर दिया है 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकेगी नहीं राधिका। इस तरह से इन उपन्यासों में नौकरी पेशा अविवाहित नारी के अंतर्बाह्य जीवन संघर्षों का चित्रण हुआ है। पूछा जा सकता है कि उषा प्रियमवदा के निम्न में से कौन से उपन्यास में नौकरी पेशा अविवाहित नारी के अंतर्बाह्य जीवन संघर्षों का चित्रण हुआ है। तो यदि आपको ये उपन्यासों के नाम पता है तो आप उसका उत्तर सही कर सकते हैं। समकालीन हिंदी उपन्यासों की ओर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि नारी विमर्श और दलित विमर्श आज की प्रमुख समस्याएं हैं। पीढ़ी लिखी एवं नौकरी पेशा नारियों अपनी समस्याओं को अपने ही उपन्यासों द्वारा प्रस्तुत कर रही है। इस संदर्भ में शुभा वर्मा, दीप्ति खंडेलवाल, इंदु
इंदुबाली, मेहरुन्निसा परवेज, सूर्यबाला आदि का योगदान अविस्मरणीय है। कृपया इन जो महिला उपन्यासकारों के नाम दिए हैं इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। कभी कभी ऑप्शन में पूछा जाता है कि इनके द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है, तो आपको यदि उपन्यासकारों के नाम पता है और उन्होंने किस भाग में अपना अनुदान दिया है, किस प्रकार का उपन्यास लिखा है, तो आप उसका उत्तर सही कर सकते हैं। तो दिया है शुभा वर्मा, दीप्ति खंडेलवाल, इंदुबाली, मेहरुन्निसा माफ़ कीजिएगा, मेहरुन्निसा परवेज, सूर्यबाला आदि का योगदान अविस्मरणीय है। समाज के दलित वर्गों से आए लेखकों ने अपनी समस्याओं को, अपने जीवन संघर्ष को समाज में तथाकथित उच्च वर्गों के द्वारा दलितों के प्रति किए जा रहे अत्याचारों को अपनी कथात्मक कृतियों में प्रस्तुत किया है। ऐसे रचनाकारों में सर्वश्री ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश कदम आदि उल्लेखनीय है। समय के साथ साथ नए नए कथाकार हिंदी तथा साहित्य में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें भावों के प्रस्तुतिकरण की प्रगाढ़ता, जो नए शिल्प का उपयोग दिखाई दे रहा है। यदि दूरसंचार के माध्यमों ने हिंदी ही नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषा के कथा साहित्य को प्रभावित किया है, फिर भी हिंदी की यह उपन्यास यात्रा अभी भी जारी है, जो आशावान भी है और गौरवशाली भी। इस तरह से बताया गया है कि किस तरह से 150 वर्ष उपन्यासकारों का संक्षिप्त इतिहास यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य में उपन्यास लेखन का प्रारंभ परीक्षा गुरु 1882 से माना जाता है। इस समय में कई जासूसी तिलस्मी उपन्यास भी लिखे गए। प्रेमचंद ने उपन्यास साहित्य को सामाजिक उद्देश्य से संबद्ध किया है। विभिन्न प्रवृत्तियों के प्रयोग और विषय क्षेत्रों की दृष्टि से हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा का अध्ययन 4 चरणों में किया जा सकता है। एक है पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। प्रथम युग में सामाजिक, उपदेशात्मक, जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों की रचना हुई। इसको नया मोड़ देते हुए प्रेमचंद ने नई कालजयी उपन्यासों की रचना की, इसीलिए इस युग को प्रेमचंद युग कहा गया है। प्रेमचंद के पश्चात मनोविज्ञान एवं मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर कई उपन्यास लिखे गए तथा स्वतंत्रता के बाद कई आंचलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए। इस काल के रचनाकारों में कई महिला लेखिकाओं ने अपना योगदान दिया है। संक्षेप में हिंदी उपन्यास साहित्य का विकास बहुत व्यापक तथा वैविध्यमयी है। इस प्रकार से यह प्रकरण यहाँ समाप्त होता है और इसके लिए कुछ अभ्यास यहाँ पर दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसकी संख्या कोष्ठक में लिखिए। प्रश्न पूछा गया है, चंद्रकांता इस प्रकार का उपन्यास है, जासूसी, तिलस्मी, सामाजिक या आंचलिक। तो चंद्रकांता जो है यह तिलस्मी उपन्यास है। आगे है मंगलसूत्र, प्रेमचंद्र द्वारा रचित किस तरह का उपन्यास था? तो यह अंतिम अधूरा उपन्यास था। ऑप्शन 2 है यहाँ पर। आगे प्रश्न पूछा गया है, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, प्रसाद, मोहन राकेश, जैनेन्द्र या यशपाल। तो इसमें से हमारा सही उत्तर है जैनेन्द्र। आगे दिया गया है, 1 इंच मुस्कान ऐसा उपन्यास है, सहयोगी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास या आंचलिक उपन्यास। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सहयोगी उपन्यास। यहाँ पर 2 ऑप्शन एक ही जैसे दिए गए हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा सहयोगी उपन्यास। आगे है, वृंदावन लाल वर्मा के अधिकांश उपन्यासों का कथा क्षेत्र यह है। ऑप्शन में है सामाजिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक या अस्तित्ववादी। तो वृंदावन लाल वर्मा जो है यह ऐतिहासिक उपन्यासों के कथा क्षेत्र में पूर्ववत रहे हैं। आगे दिया है, वर्ग क से मेल खाने वाले ख के अवतरण की संख्या कोष्ठक में लिखिए। वर्ग 1 दिया है, वर्ग क दिया है, वर्ग ख दिया है। इसमें पहला ऑप्शन है हिंदी का पहला उपन्यास, जिसका उत्तर है परीक्षा गुरु। दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जिसका नाम है शेखर एक जीवनी।
आंचलिक उपन्यास जो है वह है मैला आंचल। ऐतिहासिक, माफ़ कीजिएगा, आंचलिक उपन्यास जो है हमारा वह है मैला आंचल। ऐतिहासिक उपन्यास जो है वह है गोदान, और प्रेमचंद का सर्वप्रसिद्ध उपन्यास जो है वह है गोदान, और हमारा जो ऐतिहासिक उपन्यास है वह है मृगनयनी। आगे दिया गया है, आगे चलते हैं। हिंदी कहानी, जो कि हमारे हिंदी साहित्य की गद्य विधाय में हमारा दूसरा भाग है, जिसे बताया गया है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। और इस हिंदी कहानी साहित्य में देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य में हमें बताया गया है कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य के अंतर्गत कहानी विधा के तीव्रगामी विकास के कारणों से परिचित होना, हिंदी की प्राचीन कहानियों के स्वरूप के बारे में जानते हुए प्रेमचंद पूर्व की कहानियों के स्वरूप से अवगत होंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्याकाश के ध्रुव तारा हैं। प्रेमचंद युगीन कहानी के स्वरूप से परिचित होते हुए इस युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे है, प्रेमचंद्रोत्तर युग हिंदी साहित्य में कई परिवर्तनों और आंदोलनों का युग रहा है, अतः कहानी के विकास की इस यात्रा में स्वतंत्रता के पूर्व और उत्तर कालावधि की रचना प्रक्रिया से परिचित होंगे। इस प्रकार आधुनिक कहानी के उद्भव से लेकर अद्यतन कहानी की सुदीर्घ यात्रा में विभिन्न पड़ावों के साहित्यिक योगदान के बारे में जानेंगे। इसमें देखते हैं प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी कहानी। यद्यपि कथा साहित्य आधुनिक युग में उपजी विधा है, पर फिर भी कुछ विद्वान इसके सूत्र प्राचीन काल में खोजते हैं। कहानी हमारे जिज्ञासा वृत्ति से संबंध रखती है। अंततः काल्पनिक कथ्य वस्तु कलेवर में जिज्ञासा को शांत करने वाली कई कथाएं हमें वेद, उपनिषद, महाकाव्य, नाटक में मिल जाती है। इसी की ओर संकेत करते हुए आधुनिक हिंदी कहानी के उत्सव के रूप में प्राचीन साहित्य की चर्चा की जाती है। पर कथा साहित्य एक आधुनिक विधा है। अन्य भारतीय भाषाओं की भांति पश्चिमी साहित्य के संपर्क में ही इस विधा का प्रवेश हिंदी साहित्य में हुआ है। जैसे कि हमने भाग 1 में भी देखा था कि वहाँ पर भी यह नमूद किया हुआ था कि वो जो उपन्यास का आरंभ है वह भी हमारे पश्चिम साहित्य से ही शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी। उसी प्रकार यह जो कहानी की शुरुआत है वह भी, इस पर भी हमारे पश्चिमी साहित्य का ही प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के प्रथम 3 कालों की साहित्यिक विधा काव्य ही रही है, पर आधुनिक काल के प्रवेश से गद्य साहित्य का आगमन हुआ और देखते ही देखते गद्य की विभिन्न विधाओं का इतना विस्तार हुआ कि इस काल का स्थानापन्न एक नाम ही गद्य काल रखा गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गद्य काल यह नाम किस प्रकार से इसे प्राप्त हुआ है। कविता की सुदीर्घ इतिहास को ढकते हुए अग्रगामी इस विधा विकास के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। आधुनिक युग में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इसका एक प्रधान कारण है। कम समय में मशीन का बटन दबाकर हजारों प्रतियां प्राप्त करने के इस युग में साहित्य को शब्दबद्ध करने की तथा कंठस्थ करने की एकमात्र अनिवार्य आवश्यकता रह गई। पहले यह सुविधा नहीं थी, इसलिए अत्यल्प शब्दों में अनेक भावनाओं की पूर्ति करके उन्हें कठिन साधनों के द्वारा सुरक्षित करने का प्रयत्न किया जाता था। अब ताड़ पत्र मसी का स्थान प्रिंटिंग पेपर ने ले लिया, इसलिए खड़ी बोली बोलचाल के व्यवहार की परिष्कृत भाषा में गद्य साहित्य की रचना की जाने लगी। अंग्रेजी शासन की कूटनीति भी हिंदी कथा के विकास में सहायक सिद्ध हुई। भारतीय उपनिवेश पर यहीं के नागरिकों द्वारा यही की भाषा में शासन चलाना अत्यंत सुविधाजनक था। इसीलिए शासन के लिए बाबू वर्ग की तैयारी के लिए कथा साहित्य द्वारा कॉलेजों में भाषा की शिक्षा दी जाने लगी। व्यवहारिक भाषा की कथा विधा ने कई साहित्यकारों को हिंदी में कथा साहित्य की रचना के लिए प्रेरित किया।
हिंदी के प्रारंभिक कहानीकार इंशा अल्लाह खां, शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसी कहानियों का उल्लेख इस संदर्भ में किया जा सकता है। यद्यपि इनकी कहानियाँ शास्त्रीय तत्वों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तथापि हिंदी कहानी के विकास में इनकी प्रारंभिक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इस समय में लिखी गई लंबी कहानियाँ जनता के मनोविनोद के लिए लिखी गई कहानियाँ थी। वस्तुतः सन 1900 से ही हिंदी कहानी का प्रारंभ माना जाता है। कृपया इसे नोट कर लीजिए कि हिंदी कहानी का आरंभ कब से माना जाता है, तो सन 1900 से। सरस्वती का प्रकाशन सन 1900 से हुआ। इसके प्रथम वर्ष में ही किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती छपी। कृपया नोट कर लीजिए कि सरस्वती प्रकाशन कौन से वर्ष से शुरू हुआ, तो सन 1900 से, और इसका प्रथम वर्ष से ही किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती छपी। यह भी पूछा जा सकता है कि किशोरी लाल गोस्वामी जी की प्रथम कहानी का नाम क्या है, तो इंदु, और वह सबसे पहले कौन सी पत्रिका में और कब छपी, तो वह सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में सन 1900 में छपी। हिंदी के कुछ आलोचक माधवराव सप्रेकृत टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंदुमती कहानी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जा सकता है। इसके बाद कृपया इसे भी नोट कर लीजिए कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार कौन सी हिंदी की पहली मौलिक कहानी है, तो उसका नाम है इंदुमती। इसके बाद सन 1903 में पंडित रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय और सन 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी प्रकाशित हुई। कृपया नोट करें, पंडित रामचंद्र शुक्ल की कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष की समय कहानी कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई, तो इसका सही उत्तर है 1903। और सन 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी प्रकाशित हुई, तो पूछा जा सकता है कि दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो 1907। हिंदी कहानी की यह प्रारंभिक कहानियाँ साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं। इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली कहानियों में आधुनिक कहानियों के भाव एवं शिल्प कला के लक्षण परिलक्षित किए जा सकते हैं। आगे है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। समय सीमा की निश्चित कालावधि में बटकर साहित्यिक विधाओं का अध्ययन करने का प्रयास वैज्ञानिक या दोष मुक्त नहीं है। फिर भी यह वर्गीकरण हमें साहित्य को उसके निश्चित क्रम से समझने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। अतः कहानी विधा का अगला पड़ाव प्रेमचंद युग के रूप में प्रकट होता है। प्रेमचंद के पहले ही प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम 1911 में प्रकाशित हो चुकी थी। कृपया नोट करें कि प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है। उस कहानी का नाम है ग्राम, और वह कौन से वर्ष में प्रकाशित हो चुकी थी, तो 1911। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की तीनों कहानियां सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 तथा उसने कहा था 1915 भी प्रकाशित हो चुकी थी। कृपया नोट करें, यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियों के नाम दिए हैं जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 तथा उसने कहा था 1915। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियां हैं। तो यदि आपने इन कहानियों के नाम ठीक से पढ़ लिए हैं, नोट कर लिया है, तो आप इसका उत्तर सही दे पाएंगे। ऐसे समय में सौत 1911 और पंच परमेश्वर 1916 जैसी कहानियों से प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रवेश किया। कृपया नोट करें कि सौत 1911 और पंच परमेश्वर 1916 यह कहानियाँ किसके द्वारा रचित हैं, तो यह कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। प्रेमचंद जी के प्रवेश के साथ हिंदी कहानी का अत्यंत समृद्ध युग प्रारंभ हो जाता है। अब तक कहानी में कौतूहलपूर्ण जिज्ञासा वृत्ति को जगाने वाले कथानक की प्रधानता थी, पर प्रेमचंद युग की कहानियों से चरित्र विकास, मानव मन के आत्म प्रकाशन तथा यथार्थ सामाजिक आधार हिंदी कहानी को मिला।
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों की रचना की। कृपया नोट कीजिए कि प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों की रचना की। हिंदी में परिमाण और परिणाम रूप से इनकी उत्कृष्ट कहानियाँ किसी अन्य कहानीकार ने नहीं लिखी। प्रेमचंद्र साहित्य को समाज का दिशा निर्देशक मानते थे। मनोरंजन और जिज्ञासा कौतूहल परक साहित्य की तुलना विदूषक वृत्ति से करते हुए उन्होंने साहित्य को सीधे समाज से संपृक्त किया। प्रेमचंद युग का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि हिंदी कहानी सीधे समाज से जुड़ी। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर मध्यम और निचले वर्ग के जनजीवन की आशा, आकांक्षा व जीवन संघर्ष का स्पष्ट चित्रण होने लगा। प्रेमचंद की कहानियां ऐतिहासिक दस्तावेज के समान हैं, जो अपने युग की सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल को जीवंत रूप में प्रकट करती हैं। उन्होंने ग्रामीण, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग की समस्याओं को उकेरा तथा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थितियों को कुशल रेखांकन करते हुए कई कहानियों की सृष्टि की। उन्होंने साहित्य में मनोरंजन के साथ साथ साहित्यिकता की रक्षा की तथा यथार्थ के कठोर धरातल पर खड़े रहकर सामाजिक आदर्श का नैतिक संदेश दिया। प्रेमचंद्र की सरल, सरस और चलती हिंदुस्तानी भाषा पाठक को अपने आप प्रभावित करती है। उनके द्वारा प्रणीत एक एक कहानी हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है। पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, रानी सारंधा, सुजान भगत, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, सवा सेर गहू और कफन आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद युग ने हमें उत्कृष्ट और यशस्वी कहानीकार दिए। इस युग के दूसरे और उतने ही महत्वपूर्ण कहानीकार जयशंकर प्रसाद है। यद्यपि जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिभा काव्य, नाटक, उपन्यास और कहानी में उतनी ही उन्नत रूप में प्रकट होती है, फिर भी कवि के रूप में उनकी छवि हिंदी साहित्य में छाई रही। कारण यह है कि उनकी सभी विधाओं में भावुक काव्य, मन की सरसता को स्पष्टतया परिलक्षित किया जा सकता है। ग्राम उनकी सबसे पहली कहानी है और सालवती अंतिम। कृपया नोट करें, हमने आगे भी देखा था कि प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम है जो 1911 में प्रकाशित हुई थी और उनकी अंतिम कहानी का नाम यहाँ पर दिया है सालवती। आगे है उनकी 69 कहानियों के ये 5 संग्रह निकले: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। भावात्मक अंतर्द्वंद का कुशल चित्रण प्रसाद की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है। आकाशदीप, प्रलय, प्रतिध्वनि, खंडहर की लिपि में अंतर्द्वंद का प्रतीकात्मक चित्रण सुंदर रूप से हुआ है। मात्र कुछ ही शब्दों से पात्रों के चरित्र चित्रण की असाधारण कुशलता के कारण भिखारिनी, दासी, चूड़ी वाली, विसाती आदि चरित्र हिंदी के जीवंत पात्र बन गए। सालवती, नूरी, ममता कहानियां उनकी सूक्ष्म ऐतिहासिक दृष्टि का परिचय देती है। आगे है ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है प्रेमचंद युग के अन्य प्रसिद्ध आदर्शवादी लेखक बाबू बद्रीनाथ सुदर्शन हैं। सुदर्शन जी उर्दू से हिंदी में आए और 1920 से उन्होंने हिंदी में कहानी लिखना प्रारंभ किया। कृपया नोट कर लीजिए, सुदर्शन जी उर्दू से हिंदी में आए और 1920 से उन्होंने अपनी कहानी लिखना प्रारंभ किया। समाज में भिन्न भिन्न चित्रों का भावनीय प्रस्तुतिकरण सुदर्शन के कहानी साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। कौतूहल परक उत्सुकता उनके कहानियों की विशेषता है। वे प्रेमचंद के समान यथार्थ को लेकर आगे बढ़ते हैं और अंत में सुधारवादी आदर्श दृष्टिकोण सामने लाते हैं। इनकी भाषा पर प्रेमचंद शैली की छाया दिखाई है। इन कहानियों में कवि की स्त्री, हार की जीत, एथेंस का सत्यार्थी, सूरदास आदि प्रसिद्ध है। कृपया नोट कर लीजिए कि सुदर्शन द्वारा लिखित कहानियों के नाम इनमें से है। एक है कवि की स्त्री, हार की जीत, एथेंस का सत्यार्थी, सूरदास। उनकी कहानियों का संग्रह सुदर्शन सुमन, सुदर्शन सुधा, नवनिधि, गल्प मंजीरी आदि में हुआ है।
इस युग के अन्य यशस्वी कहानीकार पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक है। उन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की है जो चित्रशाला, 3 भाग, गल्प मंदिर, मणिमाला आदि में संग्रहित है। कृपया नोट करें, मुंशी पंडित प्रेमचंद मुंशी जी ने भी 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी है और यहाँ पर पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा जी जो है इन्होंने भी लगभग 300 कहानियों की रचना की जो चित्रशाला, 3 भाग, गल्प मंदिर, मणिमाला आदि में संग्रहित है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से इनके कहानियों की तुलना प्रेमचंद शैली से की जा सकती है। जीवन सुधार पर विश्वास करने वाले कौशिक जी की कहानियों का कोई न कोई आदर्श पर आधारित है। ताई, काली, शांति, पत्नी आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। कृपया नोट कर ले, इनकी कहानियों के नाम है ताई, काली, शांति और पत्नी। आगे है प्रेमचंद युग के अपनी ही विशिष्ट शैली में कहानी रचने वाले अन्य कहानीकार पांडे बेचैन शर्मा उग्र है। कृपया नोट कर लीजिए, पांडे बेचैन शर्मा को किस नाम से जाना जाता था? तो उनका उपनाम था उग्र। उनके उपनाम उग्र के अनुरूप ही इनकी कहानियां कठोर यथार्थवादी शैली को लिए इनकी कहानियों में तत्कालीन देशभक्ति की, आत्मोत्सर्ग की यशोगाथा अनुगुंजित होती है। उग्र जी यथार्थवादी लेखक है और किसी भी प्रकार की रूढ़ियों के विरोध है। उनकी अधिकांश कहानियां उन्होंने राजनीति के धरातल पर लिखी है। चिंगारियां कहानी संग्रह को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। कृपया नोट करें कि पांडे बेचैन शर्मा जी की कौन सी कहानी संग्रह को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया था? तो उसका नाम है चिंगारियां। जैसे कि पंडित मुंशी प्रेमचंद जी के सोजे वतन को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, वैसे ही पांडे बेचैन शर्मा जी की चिंगारियां इस कहानी संग्रह को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। रूढ़ियों का अति यथार्थवाद के विरोध करने की सीमा में आपकी कहानी में आई अश्लीलता के कारण इसे घासलेटी साहित्य कहकर नकारा भी गया था, पर फिर भी देशभक्ति के उत्कंठ अभिलाषा लिए हुए आपकी कहानियां अत्यंत प्रसिद्ध हुई है। ऐसी कहानियों में उनकी माँ, चिंगारियां और दोखस की आग प्रसिद्ध है। कृपया नोट कर ले कि इनमें से कौन सी पांडे बेचैन शर्मा द्वारा लिखित कहानियां हैं। तो उनके नाम है माँ, चिंगारियां और दोखज की आग। आगे है प्रेमचंद युग के अन्य कहानीकारों। चिंगारियों में आचार्य चतुरसेन भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कई कहानियों की रचना की है। इनकी भाषा शैली संस्कृत निष्ठ होने के कारण प्रसाद शैली के निकट पड़ती है। दुखवा मैं कासे कहूँ इनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। कृपया नोट कर लीजिए कि आचार्य चतुरसेन द्वारा लिखित कौन सी प्रसिद्ध कहानी है, उसका नाम है दुखवा मैं कासे कहूँ। इस प्रकार प्रेमचंद युग की कहानी से इस साहित्यिक विद्या को नई भाषा शैली का आवरण ही नहीं मिला, अपितु कहानी भी समाज के अत्यंत निकट आई और सामाजिक जीवन के परस्पर संबंधों पर आदर्शवादी कहानियों की रचना हुई है। हिंदी कहानी यात्रा के दौरान प्रेमचंद युग को कहानी के स्वर्णिम युग से अभिहित किया जा सकता है, जिसका सारा श्रेय कथा सम्राट प्रेमचंद को दिया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी के कथा सम्राट का नाम क्या है, इनमें से क्या है? तो ऑप्शन में दिया जाएगा मुंशी प्रेमचंद, तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आगे है प्रेमचंद्रोत्तर युगीन कहानी। प्रेमचंद्र युग के पश्चात नई कहानियों के आधार पर मनोवैज्ञानिक धरोतल पर कई कहानियों की रचना हुई। इस प्रकार के कहानीकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय प्रमुख है। जैनेन्द्र की कहानियाँ जहाँ निजी जीवनानुभवों की मनोविश्लेषण प्रणाली पर आधारित है, वहीं अज्ञेय और जोशी की रचनाओं पर फ्रायड के यौनवाद का प्रभाव है। इसलिए जैनेन्द्र ने अंतर्द्वंद के द्वारा मानवीय उदात्त भावनाओं की सूक्ष्माभिव्यक्ति की, जबकि अज्ञेय और इलाचंद जोशी की कहानियों में दमित वासनाओं और कुंठाओं का चित्रण हुआ है। जैनेन्द्र की कहानी वातामन, स्पर्धा, दो चूड़ियाँ एक रात में
इनकी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिपरक कहानियाँ सम्मिलित है। कृपया नोट कर लीजिए। जैनेन्द्र की कहानी संग्रह का नाम यहाँ पर बताया है वातामन स्पर्धा, 2 चूड़ियाँ एक रात। आगे है जैनेन्द्र जी की प्रसिद्ध कहानियों में पत्नी, पाजेब, तत्सत आदि प्रमुख है। कृपया नोट करें। जैनेन्द्र की प्रमुख प्रसिद्ध कहानियों में पत्नी, पाजेब, तत्सत आदि प्रमुख है। मनोविज्ञान को आधार बनाकर लिखने वाले अन्य प्रमुख लेखक इलाचंद जोशी हैं। रोमांटिक और छाया, आहूत, दिवाली और होली आदि इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। एक मनोवैज्ञानिक कथाकार अज्ञेय के कहानी संग्रहों में विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात और जयदोल प्रमुख है तथा गैंग्रीन इनकी प्रसिद्ध कहानी है। कृपया नोट करें। इलाचंद जोशी के रोमांटिक और छाया, आहूत, दिवाली और होली यह कहानी संग्रह है और मनोवैज्ञानिक कथाकार अज्ञेय के कहानी संग्रहों का नाम दिया है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात और जयदोल तथा गैंग्रीन जो है इनकी प्रसिद्ध कहानी है, जो कि यूजीसी नेट के पेपर 2 में लगी हुई है। इन मनोवैज्ञानिक कहानियों के अतिरिक्त मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रगतिशील सामाजिक कहानियां भी लिखी गई। ऐसे कहानीकारों में यशपाल, भगवती शरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उपेंद्रनाथ अश्क आदि प्रसिद्ध हैं। इनके साथ साथ कहानीकारों की विशाल श्रृंखला ने अच्छी कहानियों की रचना करके हिंदी कहानी साहित्य को अपना योगदान दिया है। ऐसे कहानीकारों में वृंदावन लाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रांगेय राघव, भगवती शरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर आदि प्रमुख हैं। आंचलिक कहानी। आंचलिक कहानी प्रेमचंदोत्तर कहानी की श्रृंखला में आंचलिक कहानियों के प्रवेश से आंचलिक जनजीवन अपने यथार्थ रूप में उभर कर आया। आंचलिक कहानीकारों में फणीश्वर रेणु, नागार्जुन, मार्कंडेय, रांगेय राघव, राजेंद्र अवस्थी प्रमुख हैं। रेणु ने आंचलिक शैली में कई कहानियों की रचना की और देखते ही देखते स्वतंत्रता के आसपास भारतीय ग्रामीण अंचल का यथार्थ और भावात्मक चित्रण करती हुई कई उत्कृष्ट कहानियां लिखी गई। आंचलिक कहानियों में परिवेश को ही अभिप्रेत बनाकर यथार्थ भवभाषा भंगिमा में कथ्य की हूबहू प्रस्तुति की जाती है। हिंदी आंचलिक कहानीकारों ने भारतीय ग्रामों एवं महानगरों की झुग्गी झोपड़ियों का जीवंत चित्रण किया है। इस संदर्भ में रेणु की कहानियां रसप्रिय, तीसरी कसम तथा रामदरस मिश्र की कहानियां जैसे माँ, सन्नाटा और बजता हुआ रेडियो और कमलेश्वर की राजा नीरबंसिया आदि कहानियों का उल्लेख किया जा सकता है। कृपया नोट करें, यहाँ रेणु की कहानियों के नाम दिए हैं। तो पहली है रसप्रिय, तीसरी कसम तथा रामदरस मिश्र, 2 कहानियों के नाम दिए हैं, रसप्रिय और तीसरी कसम। आगे रामदरस मिश्र की कहानियों के नाम दिए हैं माँ, सन्नाटा और बजता हुआ रेडियो। कमलेश्वर जी की राजा नीरबंसिया आदि कहानियों का उल्लेख किया जा सकता है। आंचलिक कहानियों की रचना स्वतंत्रता के आसपास से कई दशकों तक चलती रही और कई आंचलिक कहानीकारों ने अपने प्रामाणिक अनुभवों के आधार पर कई उत्कृष्ट कहानियों की रचना की है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। आगे जो है नई कहानी और अन्य कहानी आंदोलन, यह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा है आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे और आपको अभी ये सिलेबस इजी लगने लगा होगा और आप इसी के चलते अपनी पढ़ाई भी अभी शुरू कर पाने में सक्षम बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।